सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत हम प्रकरण 1 और प्रकरण 2 पढ़ चुके हैं। आज हमारी श्रृंखला प्रकरण 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे हम आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। जो आधुनिक गद्य हुआ है उसका साहित्य परंपरा का परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, यह है प्रकरण 3। प्रकरण 3 के अंतर्गत प्रथम उत्थान के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 और अगर सन के अंतर्गत निकालेंगे तो 1868 से 1893। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है ये। आज पढ़ेंगे हम प्रथम उत्थान का सामान्य परिचय। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव है वो भाषा पर भी और साहित्य पर भी, दोनों पर ही बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता और मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी एक नए मार्ग पर लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया था। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त खंड में स्वीकार किया है। ठीक है। वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। आगे देखते हैं। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा साधु होते हुए भी उसमें क्या था, पंडिताऊपन था। लल्लूलाल की भाषा में ब्रज भाषापन ज़्यादा था। सदल मिश्र में पूर्वीपन ज़्यादा था और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का उर्दूपन शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विनाश तक भी घुसा हुआ था। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरे की बोलचाल का पुट उसमें कम नहीं था। देखिए, यहाँ पे बताने की कोशिश ये की जा रही है कि मुंशी सदा सुखलाल ने भाषा लिखी थी वो साधु थी, लेकिन उसमें क्या था, पंडिताऊपन था। लल्लू लाल ने लिखी थी उसमें ब्रज भाषा ज़्यादा थी। सदल मिश्र ने लिखा था उसमें पूर्वीपन ज़्यादा था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क्या था, लिखा था उसमें उर्दूपन ज़्यादा था। और जो राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा था उसमें आगरे की जो आम बोलचाल है उसका पुट ज़्यादा था। लेकिन भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप किसने किया, भारतेंदु कला के साथ ही प्रकट हुआ था। देखिए, भाषा का शिष्ट सामान्य रूप किसके काल में हुआ था तो भारतेंदु के काल में ही हुआ था। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की ब्रजभाषा का भी बहुत कुछ संस्कार किया था। जो पद्य की ब्रजभाषा था उसका भी कुछ संस्कार किया था, बहुत कुछ संस्कार किया था, मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार किया था। पुराने पढ़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए थे। पुराने पढ़े जो शब्द थे किसमें, ब्रज भाषा में, उनको हटाया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने और वहाँ पे कुछ चलतेपन और जो सफाई थी वो वहाँ पे लेके आए शब्दों में। इससे भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया। क्या किया उन्होंने, साहित्य को नवीन मार्ग ही दिखाया। देखिए, इनके नाम से भारतेंदु युग, किसी के नाम के ऊपर युग की, किसी के नाम के ऊपर युग का नाम पढ़ना छोटी बात नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो कितने बड़े और महान कवि, लेखक, कलाकार, कुछ भी समझ लीजिए आप रहे होंगे। वो उसे वे जनता देखिए, इसमें भी बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और उसे वे शिक्षित जनता के साहचर्य में ले आए। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी। ठीक है। नई शिक्षा के प्रभाव से क्या हुआ कि लोगों की थी जो विचारधारा थी, जो पुरानी विचारधारा थी वो बदल चुकी थी, नवीन विचारधारा में बदलने लगी थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि के नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे पड़ा रह गया। क्या बताया है, काल की गति मतलब समय की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे। किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नहीं, जनता के। लेकिन साहित्य क्या था, वो पीछे पड़ा रह गया था। भक्ति, श्रृंगार आदि की पुराने ढंग की कविता ही होती चली आ रही थी। साहित्य में क्या हो रहा था कि पुराने ढंग की जो भक्ति और श्रृंगार है उन्हीं से संबंधित रचनाएं हो रही थी। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थी, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था। कब तक नहीं हुआ था, जब तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं किया था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिसमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था, पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते में ही पड़ा हुआ था।
उस रास्ते से हटाकर कौन लेके आए थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्या पढ़ा हुआ था? जो हिंदी साहित्य था वो अपने पुराने रास्ते पर ही पढ़ा हुआ था। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर हमारे जीवन के साथ फिर से लगा दिया। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। किन्होंने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर परिवर्तित करने वाले भी कौन थे? हरिश्चंद्र जी थे। हमारे साहित्य में जो नए नए विषय हैं उनकी ओर परिवर्तित करने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आगे है, उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा हुआ था। देखिए, उर्दू के कारण हम पीछे पड़ चुके हैं कि उर्दू को ज़्यादा महत्व दिया गया था। उर्दू अपने जो वकालत हैं वहाँ की भाषा भी क्या थी? उर्दू थी। तो उर्दू सबसे पहले वहाँ पे महत्वपूर्ण थी। हिंदी खड़ी बोली को वो गंवारी भाषा कहते थे। तो हिंदी का जो हिंदी गद्य था उसकी भाषा का स्वरूप ही क्या था? झंझट में पड़ा हुआ था, क्योंकि पहले क्या था? उर्दू बोली थी, उर्दू भाषा थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ गद्य लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। देखिए, गद्य तो इन्होंने लिखा था, किन्होंने? राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह ने, लेकिन वो क्या था? प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेंदु अपनी मजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाई तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्यिक रूप मिल गया था। ठीक है, लेकिन जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपनी मंजी हुई जो परिष्कृत भाषा थी वो जब सामने लेके आए तो जो हिंदी बोलने वाले थे, जो हिंदी बोलने वाली जनता थी, उसको गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्य रूप मिल गया था। भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया था। देखिए, अब भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया था। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप भी स्थिर हो गया था। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ मतलब शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण जी का जो प्रस्ताव काल था वो समाप्त हो गया और भाषा का स्वरूप भी स्थिर हो गया था। इसमें भारतेंदु युग में भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती हैं तभी शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती हैं। देखिए, जब भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाता है तो आप सभी को पता है कि जो साहित्य की रचना है वो परिमाण में ही लेती हैं। क्या लेती हैं? साहित्य की रचना कुछ परिमाण में ही हो लेती हैं। परिमाण में होने के बाद में क्या करना चाहिए? हमें शैलियों का भेद होना चाहिए। वहाँ पे लेखकों की जो व्यक्तिगत विशेषता हैं उनको भी लक्षित करना चाहिए, उनको भी लक्ष्य में लेकर करना चाहिए। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खास मंडल तैयार हो गया था। कब? भारतेंदु युग के कवि जानते हैं नाम, उसी प्रकार से देखिए, भारतेंदु के प्रभाव से ही उनके अल्प जीवन काल क्यों? क्योंकि भारतेंदु जी हैं वो मात्र 35 वर्ष ही जिए थे। 1850 में उनका जन्म और 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी और 35 वर्ष के छोटे से जीवन काल में इस महान कवि ने इन्होंने 170 रचनाएं रची थी। ठीक है, और लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया था। इसके भीतर कौन थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र 1856 का जन्म है इनका। उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन इनका 1855 का जन्म है। ठाकुर जगमोहन सिंह इनका 1857 का जन्म है और बालकृष्ण भट्ट 1855 का जन्म है इनका। ये गिने जाते हैं। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उनका जन्म 1850 है। इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नता स्पष्ट लक्षित होती है। देखिए, जो ये 5 लोग हैं, कौन? 4 लोग हैं, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन जी, जगमोहन और बालकृष्ण भट्ट। इन लेखकों की शैलियों में क्या थी? व्यक्तिगत विभिन्नता स्पष्ट लक्षित होती है। भारतेंदु में ही हमें 2 प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है तथा तथ्य निरूपण की दूसरी। देखिए, उनकी भावावेश की शैली है वो दूसरी है और तथ्य निरूपण की दूसरी शैली है। भावावेश के कथनों में वाक्य प्राय बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखिए, भावावेश में क्या होते हैं? जो वाक्य हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरल बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता है,
वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं, पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता है। तथ्य निरूपण यहाँ सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। ठीक है, एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है। कौन सी बात ध्यान देने की है? कि वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषय अनुकूल मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजना की, जो प्राय समस्त और सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई है। भारतेंदु की यह प्रवृत्ति हम सामान्यतः नहीं पाते हैं। क्या है कि भारतेंदु में जो प्रवृत्ति है ये सामान्यतः हम ये नहीं पाते हैं जो इन 4 कवियों में है। इनकी प्रवृत्ति अलग है और भारतेंदु जी की प्रवृत्ति अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं हम पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति किस प्रकार से है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भावभंगी लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार छोड़ती भी चलती है। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इबारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए हैं। उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि उनका अन्वय करना कठिन है। पद विन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्य के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख इंसा और लल्लू लाल का स्मरण हो आता है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम प्रताप नारायण मिश्र के बारे में पढ़ रहे हैं। समझाने वाली कोई बात है नहीं इसमें। देखिए, सीधी और सटीक लाइनें दी गई हैं, इसमें समझाने वाली बात नहीं है। इसको आप ध्यान से सुनना है आपको पूरे मनोयोग के साथ। इस दृष्टि में देखें तो प्रेम घन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई पड़ता है। पुरानी परंपरा का निर्वाह किसमें दिखाई देता है? तो प्रेम घन जी में दिखाई देता है। अब पढ़ते हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी होती है जैसी खरी खरी सुनाने वाले काम में लाई जाती है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट की भाषा कैसी है? वैसी है जैसे हम किसी को खरी खरी सुनाते हैं, उसके काम में लाई जाने वाली भाषा है वो किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। जिन लेखों में उनका चिड़चिड़ापन झलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं। जिन लेखों में उनका चिड़चिड़ाहटपन, किसका चिड़चिड़ाहटपन? बालकृष्ण भट्ट का। जहाँ पे चिड़चिड़ाहटपन झलकता है वहाँ पे क्या है? वो मनोरंजक काव्य है। नूतन और पुरातन का वह संघर्ष काल था, इससे भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। भट्ट जी को चिढ़ाने की क्या बताया है यहाँ पे? नूतन और पुरातन का वह संघर्ष काल था इसमें भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकूल पुराने बदमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा ही तत्पर रहती थी। किनकी लेखनी? बालकृष्ण भट्ट की। भाषा उनकी चरपरी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती है। ठीक है, कैसी थी उनकी परिस्थिति? वो समय के प्रतिकूल पुराने बुद्धमूल विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा ही तत्पर रहती थी। ठाकुर जगमोहन सिंह की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्रीनारायण की शैली में मिलती जुलती है, पर उसमें लंबे लंबे वाक्यों को वह जटिलता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंग स्थलियों में मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग विशेषता रखता है। हरिश्चंद्र काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। हरिश्चंद्र काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। उन्हें संस्कृत के ऐसे ही शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते थे। संस्कृत के वहीं उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते थे जो शिष्ट समाज के बीच में प्रचलित शब्द थे। जिन शब्दों या उनके जिन रूपों के में केवल संस्कृत भाषी ही परिचित होते थे, जो भाषा के प्रवाह के साथ ठीक चलते नहीं थे, उनका प्रयोग वे बहुत औचट में पढ़कर ही करते थे। ठीक, उनकी लिखावट में न उड्डयमान था और न अवसाद ऐसे शब्द मिलते थे, न औदार्य, शोकर्य और मूर्ख ऐसे रूप थे।
भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी लेखक तैयार हुए जो उनके निधन के उपरांत ही बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में ऐसे हिंदी लेखक तैयार हो गए थे कि भारतेंदु की मृत्यु के बाद भी वो साहित्य सेवा में बराबर लगे रहे थे। अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा है। अपने अपने विषय क्षेत्र मतलब अपने अपने विषय और अपने अपने क्षेत्र के अनुकूल हिंदी का रूप देने में सबका हाथ रहा है। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वाले कौन थे? पंडित अंबिका दत्त व्यास। धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वालों ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, संवाद पत्रों ने राजनीतिक बातों को सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया है। देखिए, धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वालों ने क्या किया है? शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में लिया है और संवाद पत्रों ने राजनीतिक बातों को सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया। सारांश यह है कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्य उपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहार उपयोगी भी रूप निखरा है। साहित्य के उपयोग ही नहीं, व्यवहार में आने वाली भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। किसमें? भारतेंदु युग प्रथम उत्थान में। यहाँ तक तो भाषा और शैली की बात हुई। अब लेखकों की दृष्टि क्षेत्र और उनका मानसिक अवस्थान लीजिए। देखिए, यहाँ तक क्या था कि भाषा शैली की बात हो चुकी है। अब लेखकों की दृष्टि क्षेत्र और उनका मानसिक अवस्थान लेना है हमें। कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि हम भाषा और शैली की बात कर चुके हैं, अब लेखकों के दृष्टि क्षेत्र के बारे में देखते हैं और उनके मानसिक अवस्थान कैसा था। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता था, कौन सा? वह था सजीवता और जिंदादिली। हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र जी के साथ उनके समसामयिक लेखकों में एक सामान्य गुण लक्षित किया गया है। कौन सा था वो? सजीवता या जिंदादिली। मतलब सजीवता क्या होती है? जागरूकता। सबके हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती। सब में क्या पाई जाती? हास्य और विनोद की मात्रा भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा पर अधिकार रखने वाले झंझटों में दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह क्या थे? भाषा पर अधिकार रखने वाले झंझटों में दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में पाई जाती है। समझने लायक बात यह है कि यहाँ पे बताया गया कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे, वो उनकी जो चपलता है, स्वच्छंदता है और उमंग उनमें नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र के मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। शिक्षित समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया है। देखिए, भारतेंदु के सहयोगियों ने जो शिक्षित समाज के जो संचरित भाव हैं उनको किस रूप से? बड़े ही अनुरंजनकारी रूप से ग्रहण किया है। सबसे बड़ी बात स्मरण रखने की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदय का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा बना था। क्या बताया गया है कि सबसे बड़ी बात याद रखने यह है कि जो पुराने लेखक थे उनके जो हृदय का जो मार्मिक संबंध था वो भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा बना था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते थे। परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते थे। सीधी सीधी बातें हैं कि भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्यौहार थे वो उनके मन में उमंग उठाते थे और जो परंपरा में चले आ रहे जो आमोद प्रमोद के मेले हैं वो उनमें कुतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते थे। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। विदेशी अंधड़ों ने उनकी आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी थी कि अपने देश का रूप रंग उन्हें सुझाई न पड़ता। विदेशी अंधड़ों का मतलब यहाँ पे है कि विदेशियों का जो विदेशी प्रभाव था वो उनके ऊपर इतना नहीं पड़ा था, उनकी आंखों में इतनी धूल जो नहीं झोंकी थी उन्होंने कि अपने देश के रूप रंग को ही वो सुझाई देख ही न सके। काल की गति वे देखते थे, सुधार के मार्ग भी उन्हें सूझते थे। वो काल की गति भी देखते थे और सुधार के मार्ग भी उन्हें सूझते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को ही वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन के संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों हाथ जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो और न कि ऊपर से लपेटी हुई वस्तु। आगे है
विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ है। देखिए, विलक्षण बात यह है, कौन सी है? आश्चर्य की बात यह है, कौन सी बात है कि जो आधुनिक गद्य साहित्य है उसकी परंपरा का परिवर्तन किससे हुआ था? नाटकों से हुआ है। भारतेंदु ने पहले नाटक नाम से जो 2-4 ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखे गए थे, उनके जो महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़ और किसी नाटकत्व में न था। देखिए, जो आनंद रघुनंदन नाटक है किसका? महाराज विश्वनाथ का। उसको छोड़कर कोई भी नाटक, जो भारतेंदु ने जो नाटक लिखे थे, 2-4 ग्रंथ लिखे थे ब्रजभाषा में, उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बंगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया था। कब किया था? संवत 1925 में विद्या सुंदर नाटक है उसका बंगला से हिंदी में अनुवाद किया था। उसके पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे, पर वह पूरा न हुआ था। उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक ही लिखे हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने ही उन्हीं का अनुसरण किया है। किसने अनुसरण किया है? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके नाटकों का अनुसरण किसने किया है? तो प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया है। आगे है, देखिए, यहीं तक ही पढ़ेंगे हम। खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की परंपरा आगे चलकर बहुत ही शिथिल पड़ गई, मतलब ढीली पड़ गई। आगे इतने नाटक नहीं लिखे गए। रामकृष्ण वर्मा बंग भाषा के नाटकों का, जैसे वीर रानी, पद्मावती, कृष्ण कुमारी, अनुवाद करके नाटकों का सिलसिला कुछ चलाते थे। कौन चलाते थे? रामकृष्ण वर्मा। इस उदासीनता का कारण उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव भी कहा जाता है। इसकी जो नाटकों के प्रति उदासीनता थी, उसका कारण क्या था कि उपन्यासों की ओर दिन दिन लोगों का प्रभाव बढ़ रहा था, उनके उपन्यासों की ओर रुचि उनकी बढ़ रही थी। इसके अतिरिक्त क्या था कि अभिनयशालाएं हैं, उनका भी अभाव हो रहा था। अभिनय द्वारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती थी और उसका अच्छा प्रचार होता था। अगर अभिनय होगा नाटकों का तो उसकी तरफ जनता की रुचि भी बढ़ेगी और उनका अच्छा प्रचार भी होगा। नाटक एक दृश्य काव्य है। उनका महत्व, उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर अवलंबित रहता है। देखिए, नाटक एक दृश्य काव्य है और इसमें जिस प्रकार से जितना अच्छा वहाँ पे अभिनय होगा, जनता उसी की तरफ रुचि और जनता का उसी की तरफ रुझान होगा। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी पारसी कंपनियां थी, वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पे बात क्या थी कि पहले उर्दू भाषा का विकास वहाँ पे ज़्यादा था और पारसी कंपनियां थी। ऐसी दशा में नाटकों की और हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता था? आप बताइए कि कैसे रहेगा? इस प्रकार से हिंदी ये जानने के लिए है, ठीक है। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, ये आगे की जो वो करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।